तू देख लेना, एक दिन गाय ला के खड़ी कर दूंगा तेरे दरवाजे पे। पर ये भैया कवरी गाय तो बहुत ही सुंदर है ना? हाँ। तू सत्संग में गावेगी तो हम भी जरूर बजावे। बापू लो इसकी तिलक लगा दो। आजा। रुपये नकद दिए थे। Look at him, he is लाला हरदयाल। उनको तुम्हारे ठिकाने का पता चल चुका है। साड़ी जमीन चली गई, साड़ा पंजाब, साड़ा देश पीछे छूट गया। हरदयाल माथुर कहाँ है? आज मातृभूमि से दूर मातृभूमि के लिए लड़ेंगे। कावर्ड, यहाँ इंडिया में अरेस्ट से बचने के लिए भाग गया। हम जंग का बिगुल यहाँ बजाएंगे, लेकिन उसकी गूंज पहुँचेगी भारत में अंग्रेजों तक। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी लाला हरदयाल की महान गाथा। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में, कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक ऐसा फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम अलग अलग दिन आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय लेकर आते हैं, जिस पर हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा होती है ताकि आप उसके अनुसार खेती किसानी की पद्धतियों को अपना सके, आपका जो खेती का उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी हो और आपकी आमदनी में भी इजाफा हो। इसी सिलसिले को आज भी जारी रखेंगे और दो खास विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आप इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप अपने सवालों के साथ सीधे सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आप चाहे तो टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। तो आइए आपको बता दें आज के विषयों के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो है बेल वाली सब्जियों की खेती, साथ ही बात होगी कपास में कीट व रोग नियंत्रण के बारे में। इन विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इस बीच आप अपने सवाल भेज सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के क्रम में टीवी की आवाज बंद रखनी है और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करनी है। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। इसके अलावा आपको बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com।
याद रखें, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए जब भी सवाल भेजें तो सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर देवाराम बाजिया जी, जो कि सहायक आचार्य है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और बेल वाली सब्जियों की बात करें तो इस वर्ग में बहुत तरह की सब्जियां आती है और ये सब्जियां पोषक के लिहाज से तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसके साथ ही किसानों के लिए इसकी खेती किस तरह से लाभदायक साबित हो सकती है। आइए सबसे पहले यही जानते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन बताएं हमें कि इस समय कौन कौन सी बेल वाली सब्जियां ली जा सकती है और किसानों को इससे किस तरह से लाभ है। जी हाँ मोनालिसा जी, आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है कि जब हम बेल वाली सब्जियों की बात करते हैं तो आमतौर पे बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो सालों भर आजकल मिलती हैं। जैसे अगर हम खीरा की बात करें, कुछ लोग जहाँ फूट कचरी काकड़ी लगाते हैं, उसके बाद लौकी है, तोड़ी चिकनी तोड़ी भी हो सकती है, धारीदार तोड़ी होती है, करेला है, कुछ क्षेत्र में हम पेठा है, ये सभी एक ही कुल की यानी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं जिनको हम कुकर बिट्स कहते हैं, उसी फैमिली की आती हैं। जैसा आपने बताया कि ये जो आम उपभोक्ता है इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है, खास करके जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमको कम कैलोरी वाला डाइट लेना है, यानी भोजन में उनको विटामिन और लवण तो मिले लेकिन उसे कैलोरी की मात्रा कम हो। ये जितने प्रकार की सब्जियां हैं इनमें 90% से अधिक इसमें जल होता है, लेकिन विटामिन और जो लवण होते हैं उनसे ये भरपूर होते हैं, किंतु कैलोरी काफी कम होती है। जो डायबिटीज के रोगी हैं इसीलिए उनको ये प्रेफर करते हैं। इसी प्रकार से जो किसानों की जब हम बात करें, ये 30-35 दिन के बाद इनकी तुराई प्रारंभ हो जाती है। किसान एक बार जब लगाता है तो 35 दिन के बाद उसकी हर तीसरे चौथे दिन तुराई करके बाजार में ले जाता है और उसकी एक लगातार निरंतर उसकी जो कमाई है कम से कम अगले 2 से 2.5 महीने तक होती रहती है। बाजार में इसकी डिमांड भी काफी अच्छी है, इस कारण किसान भाइयों को मुनाफा भी अच्छा मिलता है। बिल्कुल। और खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको गुणवत्ता युक्त फसल मिले, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। बेल वाली सब्जियों को कद्दू वर्गीय सब्जियां भी कहते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, तोरई, पेठा, खीरा, टिंडा और करेला आते हैं। इन फसलों की बुआई के लिए अच्छी तरह से पलेवा कर खेत की तैयारी करनी चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। करेले, चिकनी और धारीदार तोरई की बुआई 40 सेंटीमीटर चौड़ी नाली के दोनों मेड़ों पर करें। पूसा संकर 3 लौकी की बुआई इस महीने कर सकते हैं। इस किस्म में लौकी की तुड़ाई 50 से 55 दिनों में शुरू हो जाती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्रति हेक्टेयर 25 किलो नाइट्रोजन या 54 किलोग्राम यूरिया को 2 भागों में बांटकर बुआई के 30 एवं 45 दिनों बाद टॉप ड्रेसिंग करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में मचान बनाकर उस पर बेल चढ़ाएं। ऐसा करने से पैदावार बढ़ेगी और फल स्वस्थ होंगे। सहारा देने के लिए लोहे की एंगल या बांस के खम्भे से मचान बनाई जाती है। खम्भों के ऊपरी सिरे पर तार बांधकर पौधों को मचान पर चढ़ाया जाता है। सहारा देने के लिए 2 खम्भों या एंगल के बीच की दूरी 2 मीटर रखें, लेकिन ऊंचाई फसल के अनुसार अलग अलग होती है। आमतौर पर करेला और खीरा के लिए 4.50 फीट, लेकिन लौकी के लिए 5.50 फीट ऊंचाई रखी जाती है। सभी सब्जियों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। अधिक उपज लेने और फलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बेल वाली सब्जियों की समय समय पर जरूरत के हिसाब से कटाई छटाई करते रहें। बेल वाली सब्जियों का कीटों और रोगों से बचाव भी जरूरी है। इन सब्जियों में कई तरह के कीट और रोग नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें रेड पंपकिन बीटल, चेपा, फल मक्खी, चूर्णिलासिता और रोमिल आसिता मुख्य हैं। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर देवाराम आपसे जानना चाहेंगे कपास के बारे में, जो कि हमारी एक मुख्य नकदी फसल भी है और इसे सफ़ेद सोना तक कहा जाता है। तो इसकी खेती किसानों के लिए किस तरह से लाभदायक है और किस पैमाने पर हमारे देश में इसकी खेती की जाती है, मैं चाहूँगी कि इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी देखिए मोनालिसा जी, जो कपास की फसल है वो सफ़ेद सोना है और अगर
इस समय अगर किसान भाई कपास की फसल की सही देख रेख नहीं करेंगे जी। तो जो उनको जो लाभ मिलना चाहिए और जो एक मुख्य नकदी फसल है वो उनको नहीं मिल पाएगा। तो जो कपास की फसल है इस समय जो खेतों में खड़ी है वो करीब करीब 2.5 महीने से लेकर 3-3.5 महीने की फसल हो चुकी है और इस समय ही फसल को ज़्यादा निरीक्षण की आवश्यकता है और देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय जो खेतों के अंदर जो किसान भाइयों को समस्याएं हैं वो कई तरह की आ सकती है और इस समय जो कपास लगा रखी है उसमें जो रस चूसने वाले कीट हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। और जो एक उनमें जो जिन्होंने संकर किस्में लगा रखी है उनको जो पोषक तत्वों का प्रबंधन है उसमें क्या होता है कि जो नत्रजन उर्वरक है वो 3 भागों में बराबर बांट के देना था। तो इस समय जो कपास की फसल है वो बोकी फूल टिंडे उसमें बन रहे हैं, तो जो बची हुई नत्रजन उर्वरक की मात्रा है वो उसके अंदर 1/3 मात्रा देनी है, वो किसान भाई दे दे। तो निश्चित तौर पे अगर किसान भाई खेत का नियमित तौर से निरीक्षण करें और जो भी समस्याएं हैं अपने नज़दीक की जो कृषि विकास अधिकारी हैं या जो भारत सरकार के ऑफिस हैं जहाँ पे कृषि वैज्ञानिक काम करते हैं और कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक हैं उनसे सलाह लेकर अगर वो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आई तो उसका निदान करें तो उसको निश्चित तौर पे उसको फायदा होगा। यानी कि कपास की फसल आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है लेकिन गुणवत्ता का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। इसलिए इस वक्त फसल की अच्छी तरह से देखभाल करें और लगातार निगरानी रखें। रोग व कीट की किसी तरह की अगर आशंका नजर आती है तो जल्द से जल्द इसका निदान करना जरूरी होता है, जिस पर विस्तार से आज के इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कपास भारत की सबसे अहम नकदी और रेशा फसलों में से एक है। अपने व्यावसायिक महत्व के कारण कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास की अच्छी फसल के लिए इसकी देखभाल जरूरी है। खासकर बरसात के इस मौसम में तो कपास की देखरेख काफी अच्छी तरह करनी चाहिए, क्योंकि इस समय कपास में कई तरह के कीट और रोग लगने की आशंका रहती है। कीटों की बात करें तो कपास में पत्ती लपेटा कीट के हमले की आशंका रहती है। इसकी इल्लियां पत्तियों को लपेटकर एक खोल सा बना लेती हैं और अंदर पत्तियों को खाती हैं। फसल में पत्ती लपेटा कीट के दिखने पर अंडा पैरासिटॉइड ट्राइकोग्रामा 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में इस्तेमाल करें। इसके अलावा कपास में सफेद मक्खी लगने की आशंका भी रहती है। इस पर नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स 25 EC व 1 लीटर नीम आधारित कीटनाशक या 300 मिली डाइमेथोएट 30 EC का बारी बारी से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। रोगों की बात करें तो कपास में मूल विगलन रोग में पौधों की जड़ सड़ जाती है और छाल के नीचे पीला सा पदार्थ जमा हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए अगेती बुआई करनी चाहिए। वीरावैक्स 0.1% और ब्लाइटॉक्स 0.3% प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करना चाहिए। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। जी हाँ, तो कपास की फसल में कई तरह की समस्याएं इस वक्त आ सकती है और समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से इसका निदान करें। और आज के इस कार्यक्रम में भी आप जानकारी ले सकते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमान से। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनके व्हाट्सएप पे सवाल आने शुरू हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम याद दिला दें हमारे दर्शकों को कि सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, आइए सबसे पहले उनका रुख करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। मेरा सवाल बेलदार फसलों पे था। मैं ये जानना चाह रहा था कि बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा देखा जाता है कीट प्रबंधन में काफी चुनौती देखी पड़ती है, तो बरबटी में कीट लग रहे हैं, कुछ दाग जैसे दिखाई देते हैं, तो इससे हम कैसे निजात पाए। और दूसरा सवाल ये था कि कद्दू की फसल लगाना चाहें तो अभी उचित समय है या फिर आगे चल के लगाएंगे। जी बिल्कुल, डॉक्टर हर्षवर्धन बताएं। देखिए विपिन जी आपने सही पूछा है। आजकल ये जितने बेल वाली फसलें हैं हर किसान ये चाहता है कि हम थोड़ा बेमौसम का लगाएं तो हमें दाम अधिक मिलेगा। तो आपकी भी ये सोच सही है, अभी भी सही समय है। आप पूरे ये जून से 15 जून के बाद इसकी बिजाई लोग प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद आप जुलाई में भी लगा सकते हैं, अगस्त में भी लगा सकते हैं। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है
कि जिस एरिया में अगर ठंड अगर जल्दी आ जाती है, तो जब सर्दी की अगर शुरुआत हो जाती है तो आपकी फसल फिर खत्म होने लगेगी। लेकिन चूंकि आप मध्य प्रदेश से हैं जहां सर्दी लेट से आती है, तो आप अभी से 15 दिन और आप उसकी बिजाई कर सकते हैं, जिससे कि लगभग इनको 90 दिन तैयार होने में लगता है। तो तब तक आप अच्छी आमदनी उसे कर सकते हैं। कुछ खास किस्म का यहाँ जिक्र करना चाहेंगे? जी हाँ, अगर आप जैसे लंबी प्रजाति में अगर आप लंबी लौकी लेना चाहते हैं तो आप पूसा नवीन का चयन कर सकते हैं, या जैसे एक संकर प्रजाति है पूसा संकर 3, इनको लगा सकते हैं। आजकल एक नाशपाती आकार की जो लौकी आती है वो भी मार्केट में काफी प्रचलित हो रही है, पूसा संतुष्टि है, वो आप लगा सकते हैं। या अगर आप पूसा समृद्धि है हमारे यहाँ की एक प्रजाति, कुछ एरिया में जहाँ गोल लौकी चलती है तो पूसा संदेश है। इनमें से आप किसी भी प्रजाति का बीज खरीद के आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो जाना आपने विपिन जी कि कौन कौन सी प्रजाति है जिसका चुनाव करके आप कद्दू की अच्छी फसल ले सकते हैं अपने क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे हमारे दर्शकों के सवाल आने शुरू हो गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कुछ सवालों को यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है आत्माराम यादव जी ने और ये जानना चाहते हैं कि कपास की ज्यादा हाइट कैसे बढ़ाएं। तो डॉक्टर देवाराम जी, आप इन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? आत्माराम जी, आपका सवाल बहुत जायज है, और अगर आप कपास की हाइट है वो ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जो कपास की फसल है उसकी 5-5.5 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी हाइट है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है उसको बढ़ाने के लिए, और आप अगर उससे कम है तो उसका अगर आपने शुरुआती अवस्था में जब बिजाई की थी, मिट्टी की जांच की थी, तो उसके बेसिस आपको उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन उसी के अनुसार करना था। फिर भी मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा इस समय कि आप उसके अंदर जो भी आपने नत्रजन उर्वरक अगर नहीं दिया था तो आप नत्रजन उर्वरक की आपने कौन सी किस्म लगाई है ये नहीं पता है, आप अपने जो भी नज़दीक कृषि विकास अधिकारी हैं या जो भी हैं उनसे भी आप बाद में सलाह ले सकते हैं। पर अगर आपने कोई संकर किस्में लगाई है तो उसके अंदर जो नत्रजन उर्वरक की बची हुई मात्रा है 1/3 मात्रा, जो 100 से 120 किलो प्रति हेक्टेयर नत्रजन उर्वरक डाला जाता है, उसकी 1/3 मात्रा उसमें बची हुई डाल दें। और अगर आपकी फसल 3 महीने के आसपास हो गई है, 2.5 से 3 महीना अभी वैसे भी समय बिजाई के अनुसार हो गया होगा, तो आप उसके अंदर 15-15 दिन के अंतराल पे 1 किलो NPK जो 19-19-19 करके आता है उसका आप हर 15 दिन के अंतराल पे 2 या 3 छिड़काव करें तो निश्चित तौर पे आपको उससे फायदा मिलेगा। बिल्कुल आत्माराम जी, उम्मीद है कि इन सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे और इससे आपको अच्छी फसल भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव कुमार जी जुड़े हुए हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। संजीव जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम, बेल वर्गी सब्जी में 1 एकड़ लोन मिल जाएगा पॉली हाउस में? जी, 1 एकड़ में कितनी फसल मिल जाएगी ये जानना चाहते हैं? लोन भी। जी, डॉक्टर हर्षवर्धन। हाँ, देखिए, जो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी अगर हम पॉली हाउस की, जहाँ तक आपने, मुझे लग रहा है कि आप पॉली हाउस के बारे में पूछना चाहते हैं, पॉली हाउस में जो हम बेल वाली सब्जी लगाते हैं, तो आमतौर पे खीरा उसमें बहुत ही पॉपुलर उसमें है। आप शायद लोन की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 1 एकड़ को जो जितना एरिया है 1500 रुपया करीब पर स्क्वायर मीटर लगता है, उसकी जो खर्च होती है, तो समझ लीजिए कि 15 लाख रुपए के आसपास करीब उसमें होता है। और बहुत सारी सरकारें जो हैं 70 से 80% तक आपको अनुदान मिलता है। हर राज्य का और हर श्रेणी के जो किसान भाई हैं उनके लिए अलग अलग लोन मिलता है, लेकिन 70 से 80% तक लोन विभिन्न राज्य सरकारों में मिलता है। आप अपने जो जिला उद्यान अधिकारी हैं वहां जाके आप पता कर सकते हैं। तो बाकी सिर्फ आपको 10 से या 20% ही अपना लगाना पड़ेगा, बाकी आप बना के उसमें अगर आप खीरे की खेती करना चाहते हैं तो बिल्कुल पार्थेनोकार्पिक खीरा हमारे पूसा संस्थान के द्वारा 2-3 प्रजातियां भी विकसित की गई हैं, जैसे पूसा पार्थेनोकार्पिक खीरा नंबर 6 है और एक उसकी संकर प्रजाति भी है, पूसा पार्थेनोकार्पिक हाइब्रिड 1। तो इनका आप चयन करके और इनकी अच्छी सफल खेती आप कर सकते हैं। और इस समय भी इनको आप लगा सकते हैं, अभी से लेकर आप सितंबर तक लगा सकते हैं, क्योंकि हर 3 महीने में इनकी आप एक क्रॉप ले सकते हैं। और एक पॉली हाउस का अगर आप अंदर लेते हैं तो साल में आप 3 या 4 फसल इनकी आप ले सकते हैं। बिल्कुल। तो संजीव जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह से बेल वाली सब्जियों के बारे में और कपास के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी।
फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बेल वाली सब्जियों की खेती और कपास की फसल में रोग व कीट नियंत्रण के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। कैलाश प्रजापति जी उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कैलाश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मैडम कपास के अंदर फूल आते पर गिर जाते हैं वो। जी तो डॉक्टर देवाराम जी बताइए। और अपना खीरा जैसे काकड़ी लगाना चाहते हैं तो इसके पहले क्या क्या तैयारी करना चाहिए? जी बिल्कुल, दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर देवाराम जी पहले आप बताएं कि कपास में फूल झड़ जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है और ऐसे में क्या उपाय करें? जी कैलाश जी, जैसा कि आपकी जो समस्या है वो फूल गिरने की है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर 20 से 25% तक फूल गिर रहे हैं तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो संकर किस्में हैं उनके अंदर फूल बहुत ज़्यादा आते हैं और इतना तो नॉर्मल गिरना ही होता है। अगर इससे आपको ज़्यादा गिर रहे हैं तो पौधे के अंदर जो हार्मोन्स का है वो इम्बैलेंस हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको नेप्थालीन एसिटिक एसिड एक हार्मोन आता है जिसकी 100 ml 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर आपको छिड़काव करना है। और जो आपका इरिगेशन है, जो सिंचाई करते हो, वो पानी की मात्रा ज़रूरत के हिसाब से ही देनी है। अगर आप पानी अगर नियमित तौर पे और ज़रूरत के हिसाब से नहीं देते हैं तो भी ये समस्या आती है। जी जी बिल्कुल। आइए कैलाश जी आपके दूसरे सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन बताएं कि ककड़ी की तैयारी करना चाहते हैं तो किस प्रकार करें? इन्होंने खीरा ककड़ी की इन्होंने बात की है। देखिए इस मौसम में जब हम अगर कोई भी कद्दू वर्गीय लगाते हैं, जैसे खीरा की आपने स्पेशली बात की है, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसमें जो बीमारी बारिश के मौसम में आती है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू जो है वो बरसात के मौसम में काफ़ी अधिक आती है। हमें सबसे पहले सावधानी ये रखनी चाहिए कि अगर कोई प्रजाति अगर इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता है डाउनी मिल्ड्यू, जैसे हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा बरखा, नाम ही इसलिए दिया है कि बारिश के मौसम में आप इसको लगा सकते हैं, तो आप ऐसी प्रजाति का चयन करें, या किसी संकर प्रजाति भी हमारे संस्थान को उसका आप चयन कर सकते हैं। दूसरी सावधानी ये रखनी है कि आपको ऐसा खेत का चयन करना है जहाँ पे कि जल निकासी की अच्छी सुविधा हो। और तीसरी बात है कि बारिश के मौसम में जब आप लगाते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि जो फसल है वो आपकी जमीन पे ना फैले, यानी उसके लिए आपको मचान बनाना है। मचान आप या तो सीधा बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं या पूरा फ्लैट करके, तीनों में से कोई मेथड से आप मचान बना सकते हैं। मचान के लिए आप लकड़ी या जो भी रस्सी है या तार है, इससे अगर आप बनाएंगे तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो फल होते हैं वो अगर मिट्टी में लगेंगे तो खराब हो जाएंगे, तो कम से कम आपकी 20 से 25% जो फसल है वो खराब हो जाती है। ये आपको फायदा होगा। दूसरा है कि जब उसमें परागन होता है तो जब मिट्टी में जब फूल लगे रहते हैं तो उसमें परागन आसानी से नहीं होता, या बारिश हो जाती है तो परागन नहीं होता है। जब आप इस मेथड से लगाते हैं, इस मचान की पद्धति से लगाते हैं, तो मधुमक्खियों को परागन करने में आसानी होती है, जिससे आपकी
जो फसल फलन है वो अधिक होती है और आपका मुनाफा अधिक होता है। इन सावधानियों को अगर आप लें तो आप अच्छी फसल ले सकते हैं। जी डॉक्टर हर्षवर्धन, कीड़ा ककड़ी से जुड़ा हुआ एक और सवाल हमारे एक दर्शक ने भेजा है व्हाट्सएप के जरिए, उस सवाल को भी यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। सतीश कुशवाहा जी ने खरगोन मध्य प्रदेश से सवाल पूछा है कि वो कीड़ा ककड़ी लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए? ये इन्होंने सही बात आपने ध्यान दिया कि जब हम नाली बनाते हैं, आमतौर पर जो भी हम बेल वाली सब्जियां कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाते हैं तो उसको हम नालियों में लगाते हैं। हम करीब 40 से 45 सेंटीमीटर की हम नाली बनाते हैं और उसके दोनों तरफ की मेड़ पे हम लगाते हैं। तो जब आप नाली पूरा बना लें, नाली बनाने के बाद आप एक दवा जो आती है पेंडीमिथिलीन के नाम से, पेंडीमिथिलीन जो है उसका 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इस हिसाब से आप उसका नालियों के ऊपर आप उसका छिड़काव करें। उसके 2 दिन के बाद अगर आप उसमें थाला बना के अगर लगाते हैं, इससे आपका फायदा ये होगा कि 30 दिन तक कम से कम जो भी आपके खेत में खरपतवार आएंगे उनको आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो 30 से 35 दिन की जो अवस्था होती है उससे 2 फायदा होता है। एक तो पौधे का विकास भी तब तक अधिक हो जाता है, दूसरा जो एक कीड़ा होता है लाल रंग का कीड़ा, अगर आपके खेतों में खरपतवार अधिक रहेगा तो उस कीड़े की भी समस्या अधिक होती है। अगर खरपतवार कम रहेगा 30 दिन में तो उस कीड़े की भी समस्या कम रहेगी। बिल्कुल। तो सतीश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है बसंत जी ने बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ये जानना चाहते हैं कि कपास की खेती कैसे करें, इसे कब लगाते हैं, साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि इसके बीज से रुई कैसे निकालें। तो डॉक्टर देवाराम जी क्या बताना चाहेंगे आप? जी देखिए, जो कपास की जो बिजाई का सबसे उपयुक्त समय है वो मई का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है और 10 जून तक बिजाई की जा सकती है जी। और जो इसके लिए हर क्षेत्र में अलग अलग भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित किस्में हैं। तो इसमें जो कपास के जो मेजर जो 11 स्टेट हैं जिनके अंदर कपास की बुआई की जाती है, तो आप उसके अंदर कपास की खेती कर सकते हैं। और मेरी सलाह आपको यही है कि आप जब भी अगर आप ये खेती करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सबसे पहले मिट्टी और पानी की जांच जरूर करवा लें और उसके अनुसार ही आप उसको डिसीजन लेना है कि आपकी रिकमेंडेशन जो आए तो उसके बेसिस आपको कपास की बुआई करनी है। बिल्कुल। तो बसंत जी, जान लिया आपने कपास की खेती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। विष्णु सिंह गौड़ जी इस वक्त हमारे साथ जोधपुर राजस्थान से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग विष्णु जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम ये जानना चाहता हूँ कि बेलदार सब्जियों में ज्यादा कीड़े क्यों लगते हैं, बल्कि जमीन में उगने वाली सब्जियों के कीड़े कब लगते हैं? जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर हर्षवर्धन बताएं। नहीं, देखिए जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि जो बेल वाली फसलें हैं इनमें खास करके जो शुरुआती अवस्था होता है उसमें एक लाल रंग का कीड़ा आता है जो बहुत ही परेशान करता है, कई बार पूरी फसल को खत्म कर देता है। हमें एक तो ध्यान रखना है कि हमें खरपतवार को नियंत्रित रखना है। उसके बाद अगर तब भी वो कीड़े आते हैं लाल रंग के, तो जो सुबह का अर्ली मॉर्निंग का समय है उस समय एक दवा आती है कार्बोसल्फान। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो बिल्कुल सूरज की किरण निकल रही है उससे पहले वो जो कीड़ा होता है वो पत्तियों पे बैठा रहता है। उस समय अगर आप कार्बोसल्फान का अगर हम छिड़काव करते हैं तो आप बहुत हद तक उनको आप नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, जैसा इनका प्रश्न है कि इसमें बहुत सारे और भी कीड़े आते हैं जिसके कारण बहुत सारे जैसे वायरस जनित बीमारियां भी आती हैं। जी। तो हम किसान भाइयों को ये भी सलाह देंगे कि जब भी अगर हम बेल वाली या कद्दू वर्गीय सब्जियां अगर खेत में हम लगाते हैं तो उसमें चारों तरफ से जैसे हम बॉर्डर लगा सकते हैं, जिसमें बॉर्डर पे हम मक्का लगा सकते हैं। 3 लाइन 4 लाइन अगर हम मक्का का अगर हम लगा देते हैं तो खास करके मक्के के जो पत्ते होते हैं उसमें रेसे होते हैं, तो जैसे सफेद मक्खी या जो अन्य प्रकार के कीड़े आते हैं वो उन्हीं पे रह जाएंगे, उन पे वो चिपक जाएंगे। तो अगर आपको दवा का भी छिड़काव कम करना पड़ेगा और आपके खेतों में जो वायरस जनित बीमारियां भी आती हैं वो कुछ हद तक कम हो जाएंगी। तो शुरुआत में ही अगर हम ऐसा करते हैं तो आप अपनी दूसरा उसके बाद है कि जब अगर फसल अगर 15-20 दिन हो सकती है आ जाती है तो हम छिड़काव करने के बजाय हम पहले से कुछ मेजर लें। जैसे आजकल येलो स्टिकी ट्रैप आता है, वो अगर हम लगा देते हैं तो बहुत सारे कीड़े उसमें चिपक जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप खुद से भी बना सकते हैं। कोई डब्बा ले लीजिए पीले रंग का पेंट करके और उस पर कोई ग्रीस या अरंडी का तेल ये लगा के आप अपने खेतों में 3-4 जगह या जितनी बड़ी एरिया है, अगर 1 एकड़ है तो उसमें कम से कम 8-10 जगह ये लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आप उनका प्रबंधन
कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नंद स्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो लता वाली सब्जियाँ होती है, बेलदार वाली सब्जियाँ होती है, तो इनको हमें किस मौसम में कितना अटान या उठान मचान को रखना चाहिए, और दूसरी चीज जो खरपतवार होते हैं तो हमें जो है इसको प्रबंधन करना चाहिए कि निस्तारण करना चाहिए, कौन सी उचित व्यवस्था है? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं डॉक्टर। जी हाँ मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही पूछा है। देखिए आम तौर पे हम 2 सीजन में इनकी हम खेती करते हैं। एक हम गर्मी के मौसम में करते हैं। गर्मी के मौसम में हम 15 फरवरी के बाद हम इसकी खुले खेतों में हम सीधी बिजाई कर सकते हैं, या अगर आप इनकी पौध बनाते हैं तो दिसंबर या जनवरी के महीने में थोड़ा सा पॉली हाउस बना के, छोटा भी पॉलीथीन का घर बना के उसमें अगर आप नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो 15 जनवरी के बाद आप इनकी ट्रांसप्लांटिंग यानी खेतों में रुपाई कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल जल्दी आएगी। अगर आप फिर उसके बाद आप बारिश के मौसम में 15 जून के बाद या आपके इलाके में जब पहली बरसात हो जाए उसके बाद फिर से आप इसकी बिजाई खुले खेतों में कर सकते हैं। अगर हम बारिश के मौसम में लेते हैं तो हमें मचान विधि से करना चाहिए। अगर हम गर्मी के मौसम में लेते हैं तो हम सीधा उसको खेतों में भी फैला सकते हैं। यानी एक जो हमारी नाली है, एक नाली से दूसरे नाली के बीच में हम करीब 1.5 मीटर से 2 मीटर जिस बेल की जितनी लंबाई होती है उसके हिसाब से हम छोड़ते हैं। इस प्रकार से आप इनकी फसल जो है आप इनकी ले सकते हैं। बिल्कुल नंद स्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है रामपाल जी ने सिरसा हरियाणा से। जानना चाहते हैं कि कपास में नीम के स्प्रे के साथ क्या और भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी डॉक्टर देवाराम जी। जी देखिए, अगर आप नीम का स्प्रे करना चाहते हैं तो उसके अंदर कीटनाशक दवा की ज़रूरत नहीं है जी। क्योंकि जो नीम का जो भी आप घोल स्प्रे करेंगे या नीम का तेल स्प्रे करेंगे, एजिड्रिएक्टिन है उसका छिड़काव करेंगे, तो नीम क्या करता है कि जितने भी जो रस चूसक कीट हैं या जिस भी फसल में आप डाल रहे हो, जो भी कीट है या कोई लार्वी है, सुंडी है, वो खा रही है तो वो उसको रिपेलेंट का काम करता है, दूर भगाता है और उसके खारेपन की वजह से वो कीट वहाँ से दूर दूसरी फसल में चला जाएगा जहाँ पे कि उसका नीम का घोल नहीं डाला हुआ है। तो आप कीटनाशक, और दूसरा इससे ये फायदा है कि जो खेत के अंदर मित्र कीट होते हैं जो पलते रहते हैं, वो मित्र कीट अगर आप कीटनाशक दवा डालेंगे तो उससे मर जाएंगे। तो मेरी सलाह यही है आप की जरूरत है तो कीटनाशक दवा को डालें, अदरवाइज आप जो भी नीम का तेल या नीम का घोल डाल रहे हैं वो आपके लिए उपयुक्त है। जी आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। सत्यपाल जी जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे माफ कीजिएगा सत्यनारायण जी जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो, ये जानकारी सत्यनारायण जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आके बात करें। एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी करेले की जानकारी देना थी, इसको कब लगाना चाहिए? जी जी ठीक है, आइए जानते हैं कि करेला लगाना चाहते हैं कब लगाना चाहिए, डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ, देखिए करेला अभी से लेके आप अभी समय बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप 15 अगस्त से पहले लगा लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसा मैं करेले के लिए बता देता हूँ, करेले के लिए भी आप कुछ अच्छी प्रजातियाँ जो हमारे संस्थान की हैं, जैसे पूसा औषधि है, पूसा विश्वास है, पूसा 2 मौसमी है, या भी कुछ नई हाइब्रिड संकर प्रजातियां आई हैं, पूसा संकर 4 है, पूसा संकर 5 भी आई हैं। इन किसी भी प्रजातियों का आप चयन करके और आप राष्ट्रीय बीज निगम से भी इनका बीज ले सकते हैं या हमारे संस्थान से, और इनका लेके और अभी ये करेले लगाने का बिल्कुल सही समय है। कुछ किसान भाई आजकल जूस के लिए भी करेला उगाते हैं। जैसे एक पूसा रसदार हमारे यहाँ की किस्म है जो करीब 200 ग्राम की होती है, और उसको आप पॉली हाउस के अंदर भी या नेट हाउस के अंदर भी लगा सकते हैं। क्योंकि जो हम सुरक्षित खेती की अगर हम बात करते हैं, और खास करके जो बारिश के मौसम में इस पे कीट का बहुत प्रकोप होता है, खास करके फल मक्खी से बचाव के लिए बहुत सारे किसान भाई आजकल नेट हाउस के अंदर भी इसकी खेती करते हैं, लेकिन उसमें आपको परागण खुद से करना पड़ेगा। अगर आप करेला लगाते हैं या अगर जैसे शारदा मेलन आता है जो पीले रंग का मेलन होता है, खरबूजा होता है, तो उसको अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपको परागण का काम खुद से करना होता है। लेकिन इनको लगा के भी आप उनका ये कर सकते हैं, तो उसमें आप पूसा रसदार भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। हरि सिंह जी कपूरथला पंजाब से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरि सिंह जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार, बताएं। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब जी, जमीन का पीएच लेवल 7.5 है जी,
क्या इसमें कपास की फसल उगाई जा सकती है और कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जी, इसके बारे में बताया जाए। बिल्कुल, डॉक्टर देवाराम जी बताएं। देखिए ऋषि सिंह जी, आप बिल्कुल कपास की फसल ले सकते हैं, और जो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर अब आपको कपास की देसी किस्में लेनी है या आपको संकर किस्में लेनी है, बीटी कपास लेनी है, ये 3 तरह की किस्में हैं, अमेरिकन किस्में भी हैं। तो आप अगर आप संकर किस्में, अभी समय है नहीं बिजाई के लिए आपके लिए, क्योंकि अब समय जा चुका है, और अगर आप अगली बार लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अगर हाइब्रिड किस्में बीटी कपास लगाना चाहते हैं तो उसके लिए RCH 134 314 है, MRC 6301 है, 6304 है। ये किस्में कुछ किस्में हैं। इसके अलावा भी आप कई सारी किस्में हैं जो 3000 से भी ज़्यादा जो संकर किस्में हैं वो भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित है। तो उनमें से आप अपने क्षेत्र के हिसाब से जो भी कृषि विकास अधिकारी हैं उस समय उससे जानकारी प्राप्त करके लगा सकते हैं। दूसरी, अगर आप देसी किस्में लगाना चाहते हैं तो CICR 2HH1 करके एक वैरायटी है जो देसी कपास की बहुत अच्छी किस्म है, वो आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो हरि सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ यहाँ पे कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार हमें सवाल भेज रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए भी और फोन लाइन के जरिए भी। लगातार हमारे कॉलर्स का जुड़ने का सिलसिला जारी है। आइए हमारे अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ नईमुद्दीन जी जुड़े हुए हैं झांसी उत्तर प्रदेश से। आइए उनसे बात करते हैं। नईमुद्दीन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। ये निवेदन है, यदि हम वर्मी कंपोस्ट और या नाडिप कंपोस्ट की खाद कद्दू वर्गीय सब्जियों में यूज करेंगे तो क्या रसायन उर्वरकों की आवश्यकता होगी? यदि है तो दोनों का अनुपात क्या होगा? कितनी मात्रा हम डालें प्रति हेक्टेयर फिर अगर मान लीजिए एकड़ में वो करें? बिल्कुल, आइए जानते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ, आपने देखिए बिल्कुल सही कहा है कि हमें जैसे आम तौर पे कितनी हमें टोटल पोषक तत्व की जरूरत होती है ये हम वहाँ की मिट्टी का जांच करके, मृदा परीक्षण करके हम बताते हैं कि कितनी आपको ज़रूरत है। लेकिन अगर मोटे मोटे अनुमान के हिसाब से जैसे अगर आप देखिए कि लगभग हमें कम से कम 70 kg नाइट्रोजन और 40 kg हमको इसमें फास्फोरस चाहिए, और अगर पोटास भी हमको आमतौर पे 40 kg हम इसमें कम से कम हमको चाहिए। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि अगर आपके पास उतनी मात्रा अगर वर्मी कंपोस्ट और नाडिप कंपोस्ट की अगर है कि जिससे कि आप जितनी ज़रूरत है सारी अगर आप डाल सकते हैं तो बिल्कुल आप ऑर्गेनिक तरीके से भी आप इसकी खेती करना संभव है। डिफरेंट अलग अलग जैसे आप कुछ उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, कुछ आप उसमें फार्म यार्ड मैन्योर डाल सकते हैं, उसके बाद कुछ आप बायो फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, या आप जो हम हरी खाद जो होती है उसको भी आप उसमें डाल के जैसे ढैंचा है या ये फिर से आप पलट देते हैं, उससे भी जो हमारी मिट्टी है उसको कुछ नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है। अगर आपके पास सफिशिएंट है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ये कोशिश करिए। हम लोग कहते हैं कि आमतौर पे कम से कम 20 से 25 टन गोबर की खाद किसी भी सब्जी की खेती में करने से पहले उसमें जरूर डालनी चाहिए। उसके बाद जो बची हुई मात्रा होती है उसको आप रासायनिक जो हमारा खाद है इसके डाल सकते हैं। और उसमें अगर रासायनिक खाद का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि फास्फोरस और पोटास तो सारी की सारी मात्रा बिजाई से पहले डाल दीजिए, और बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा उसको कम से कम हमको 3 स्प्लिट डोज में डालना है। 1 तिहाई बिजाई के समय, बाकी 2 तिहाई जो है
वो 30 दिन के अंतराल पे अगर आप डालते हैं तो आपकी फसल अच्छी रहेगी। बिल्कुल। तो नईमुद्दीन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। हमारे एक दर्शक ने सवाल भेजा है, ज्वाला सिंह गुज्जर जी ने महाराष्ट्र से। वो जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कपास बहुत ही लाल हो रहा है, उसके लिए क्या करें? तो डॉक्टर देवाराम, इसकी क्या वजह हो सकती है और क्या उपाय है? जो कपास की फसल में जो लालपन आता है उसके 2-3 कारण हैं जी। एक तो जब कपास की फसल में फूल बोगी टिंडे पूरे आए हुए होते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जब तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है और तापमान जब 35 डिग्री से ऊपर चल रहा होता है, 40 डिग्री के आसपास कई बार क्रॉस कर जाता है, तो उसकी वजह से एक तो ये कारण है कि पत्ते लाल हो जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि उसके अंदर जो लाल पत्ते होना, पौधे को उस टाइम क्या होता है पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। तो उस समय अगर जब फसल के अंदर अगर ये रोग लगातार आ रहा है तो किसान भाइयों को क्या करना है कि उसमें 15 दिन के अंतराल पे NPK और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक मिक्सर आता है 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में घोल के 15 दिन के अंतराल पे लगातार छिड़काव करना है जी। तो अगर तीसरी चीज एक और इसमें देखी गई है कि कई क्षेत्रों के अंदर रिपोर्ट ये आई है कि आयरन की कमी होती है। अच्छा। तो उसके अंदर फेरस सल्फेट का भी छिड़काव किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ज्वाला जी, जाना आपने किस तरह से उपाय कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त मनोहर जी बुल्ढाना महाराष्ट्र से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोहर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ, हेलो जी, बताएं। हाँ, कपास में जो पीलापन आ रहा है पत्तों पे जी, किस फसल की बात कर रहे हैं? बुल्ढाना से, महाराष्ट्र। अच्छा, ठीक है। कपास में पीलापन आ रहा है जी। डॉक्टर देवाराम जी बताएं क्या? मनोहर जी, जो आपकी जो समस्या आ रही है इसमें 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो आपके अगर बारिश बहुत ज्यादा हुई है, खेत में पानी खड़ा रहा है तो निश्चित तौर पे पत्ते पीले पड़ के गिर जाएंगे जी। और उसमें जड़ के अंदर आपकी जड़ गलन जो रोग है वो आ गया होगा। दूसरा कारण, उसके अंदर खेत में कई बार क्या होता है कि जैसे लंबे समय तक सूखा रहता है और एकदम से बारिश आ जाती है, तो बारिश आने से क्या होता है कि उसमें पौधे के अंदर उसको एक पैराविल्ट करके एक बीमारी बोलते हैं, जिसमें पौधे का एक हार्ट अटैक बोलते हैं कि ये कपास के अंदर हार्ट अटैक आ गया। अगर आपने 24 घंटे के अंदर उसके लिए 1 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड का 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव नहीं किया तो वो पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है जी। तो इसके लिए आपको यही करना है, खेत को नियमित तौर पे देखना है और अगर ये समस्याएं आती है तो सभी किसान भाइयों को ये करना चाहिए जी। तो मनोहर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और ये उपाय आप जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं अंकुर सहाय जी का, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल भेजा है। इनका सवाल है कि बेलदार सब्जियों में पत्ती सिकुड़न व पीलेपन का क्या कारण है और इस रोग से फसल को कैसे बचाएं? डॉक्टर हर्षवर्धन बताएं। जी हाँ, देखिए पत्ती सिकुड़न जो होता है, जैसे मैं पहले ही बताया था, जो वायरस जनित बीमारियां होती हैं, ये आजकल सारी जो बेल वाली फसलें खास करके जो कद्दू वर्गीय, इसमें काफी समस्या आती रहती है। इसके लिए हमें जो सफेद मक्खी है वो इनका वाहक होता है, तो हमें सफेद मक्खी का नियंत्रण करना है। हम शुरुआत से ही, जैसा मैं बताया था कि आप ट्रैप क्रॉप के रूप में आप मक्का लगा दें, इससे कुछ कम होगा। येलो स्टिकी कार्ड लगा दें, उससे कुछ कम होगा। उसके बाद आप नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर बनी हुई है समस्या तो आप इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है इसका आप छिड़काव करें, जिससे करीब 10 लीटर पानी में 3 से 4 ml दवा मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है खास करके कि अगर आपकी जो फूल अगर आना प्रारंभ हो गया है तो आप अर्ली मॉर्निंग में, दिन के मॉर्निंग के समय इसका आप छिड़काव ना करें। कोई भी जो पेस्टिसाइड का है उसको फिर आप शाम के समय छिड़काव करें, क्योंकि उस समय परागण का काम होता है। और अगर उसे नहीं है तो फिर एसिटामिप्रिड है, इनका आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। कई बार जो हम पीलेपन की समस्या, जैसा इन्होंने बताया कि अगर खेतों में अगर पानी बहुत दिन तक अगर रुक जाता है, उसके कारण से आमतौर पे पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो आप जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करें और जब पानी निकल जाएगा तो उसके बाद ये समस्या खुद ब खुद ठीक हो सकती है। बिल्कुल। तो अंकुर जी, जाना आपने किस तरह के उपाय करने हैं जिससे आपको पत्ती सिकुड़न रोग से छुटकारा मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं राहुल जी का, बुरहानपुर मध्य प्रदेश से। इन्होंने पूछा है कि ज्यादा वर्षा होने के कारण कपास की बढ़वार नहीं हो पा रही है, उसके लिए क्या करें?
तो डॉक्टर देवाराम, आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? देखिए, सबसे पहले तो यही करना है कि खेत में पानी की निकासी का उचित प्रबंधन बहुत जरूरी है। जी। और अगर पानी का निकासी का प्रबंधन है तो फिर आपको फसल में ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर खेत में खड़ा पानी है तो न्यूट्रिएंट्स जो भी पोषक तत्व हैं वो ज़मीन के अंदर लीच डाउन हो जाते हैं और फसल के अंदर एक रोग आ जाता है जिसको जड़ गलन बीमारी कहते हैं। जी। तो इसका पानी का जब तक आप निकासी का प्रबंधन नहीं करोगे तब तक आप इसकी फसल की बढ़वार नहीं ले सकते और नहीं ही पैदावार ले सकते। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। कमल सिंह जी इस वक्त विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कमल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ जी मैडम। जी कमल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कपास में इल्ली बहुत लगती है मैडम, इल्ली की कोई अच्छी सी दवाई बताओ। जी, कपास में इल्ली बहुत लग रही है और ऐसा ही एक सवाल व्हाट्सएप के जरिए कृष्णा जी ने भी पूछा है, तो डॉक्टर देवाराम जी बताएं कि इन इल्लियों से कैसे छुटकारा पाया जाए। देखिए कमल जी, आपकी जो इल्ली लगी हुई है तो उसके लिए आपको 2-3 प्रबंधन तरीके जो उसको मैनेज कर सकते हो आप, उसके मैं तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आप उसके अंदर एक फेरोमोन ट्रैप आता है, वो इंस्टॉल कराइए आप अपने खेत के अंदर। जैसे कि 4 बीघा जमीन है, 1 हेक्टर के अंदर आप 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप लगाइए उस इल्ली के। वो आपके लोकल जो भी कृषि विकास अधिकारी हैं उनके पास भी मिल जाएंगे और मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं। दूसरा, अगर आपके इल्ली का ज़्यादा प्रकोप है तो उसके लिए आपको मैं एक तो इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG आता है, जिसकी 500 ग्राम प्रति हेक्टर दवा आप 500 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। पर कीटनाशक दवा जो भी आप डालो उसके साथ में आपको करना क्या है कि एक स्टिकर आता है, एडजुवेंट जिसको बोलते हैं, उसकी मात्रा जरूर मिलानी है। उससे आपको कई फायदे होंगे। एक तो दवाई लंबे समय तक इफेक्टिव रहेगी। दूसरा, अगर मौसम खराब है, बारिश आने वाली होती है तो वो दवाई तुरंत पौधे के ऊपर चिपक जाएगी और जो आपने डाली है उसका नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो जाना आपने कि कपास की फसल को इल्लियों से किस तरह से बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बाकी सवालों को भी यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। नीतीश जी ने सवाल भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि लौकी के पौधे में गुलाबी रंग का कीट लग गया है, इससे कैसे छुटकारा पाएं? जो गुलाबी, वही मैं कहा था, जो लाल जो कीड़ा होता है, रेड पंपकिन बीटल, जैसा मैं पहले ही बताया, खरपतवार को आप नियंत्रित करें। और कार्बोसल्फान जो है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उस समय पौधे में फूल नहीं आता है, उसका आप छिड़काव 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में डाल के और सवेरे सवेरे अगर आप उसका छिड़काव करेंगे तो इससे छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे एक दर्शक ने अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने ये सवाल भेजा है कि तुरई की फसल में ततैया का प्रकोप काफी हो रहा है और इसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप उन्हें क्या उपाय बताना चाहिए? ततैया, देखिए जो नॉर्मल ये है, ततैया है वो कभी भी नुकसान नहीं करता है, वो हमारा मित्र कीट है। अच्छा। और वो फायदा ही करता है। वो क्या करता है कि अपना घर बनाता है और वहां से कुछ जो लार्वी है या जो उसका फीड है उसको खाता है। जी, यानी कि अगर ततैया है तो फिर परेशान होने की फसल को नुकसान नहीं करता है। जी जी बिल्कुल, तो फिर परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है अगर ततैया है तो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। दिनेश राजपूत जी ने सवाल भेजा है कि कद्दू की कौन सी प्रजाति अच्छी है और कौन से समय पर इसे लगाना सही रहेगा? जी डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ, देखिए कद्दू जो है उसके हमारे संस्थान की प्रजाति पूसा विश्वास ले सकते हैं या पूसा विकास ले सकते हैं। दूसरा एक पूसा शंकर 1 जो है वो भी आप ले सकते हैं। फिर अगर आपने वाराणसी का जो संस्थान है वहाँ से भी काफ़ी प्रजातियाँ हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या फैजाबाद की भी कुछ इसकी अच्छी प्रजातियाँ हैं। इनमें से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। और कद्दू लगाने का इस मौसम में यानी बारिश के मौसम में भी आप 15 अगस्त तक इसको लगा सकते हैं, और नहीं तो दोबारा फिर आप फरवरी मार्च में इसकी बिजाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह से कपास की खेती और बेल वाली सब्जियों की खेती के बारे में हमारी बातचीत इस कार्यक्रम में जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे
पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। भगवान दास जी दमोह मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। भगवान जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो भगवान दास जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे सवाल जो हमारे दर्शक हमें भेज रहे हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। सोनाली पुनेकर जी ने सवाल भेजा है व्हाट्सएप के जरिए और वो कह रही है कि फसल में फूल आते हैं लेकिन फल नहीं लग रहे हैं और बढ़वार भी अच्छी नहीं हो रही है। इन्होंने बताया कि इन्होंने गमले में कई तरह की सब्जियां लगाई हुई है जैसे कि लौकी, गिलकी और तुरई, तो क्या उपाय किया जा सकता है डॉक्टर हर्षवर्धन? जी, कई बार जो हमारे जो किचन गार्डन के खास करके जो किसान हैं उनके लिए मैं बताता हूं कि जो इसमें चूंकि नर फूल अलग होता है और मादा फूल अलग होता है, तो इसमें परागन की बहुत आवश्यकता होती है। जो भी हमारे जैसे कीट हैं उन्हीं के द्वारा परागन होता है। जब हम घरों को बहुत साफ सुथरा रखते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई भी जो कीड़े हों हमारे घरों के आसपास ना रहें, तो ये दिक्कत आती है। अदरवाइज भी कई बार समस्याएं होती है। खास करके लौकी में क्या होता है कि लौकी का जो फूल होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, तो इसकी जो प्रेफरेंस होती है मधुमक्खियों की, ये सफ़ेद पे कम से कम होता है। इसके अलावा और क्या होता है कि लौकी जो है उसका फूल करीब 12 बजे दिन के बाद खिलता है, उस समय तापमान अधिक होता है, तो जहाँ 1-2 पौधे होते हैं वहाँ परागन की समस्या होती है। मैं आपको सबसे अच्छा उपाय इसका यही बताऊंगा कि जो नर फूल है उसको आप पहचान सकते हैं, उसकी डंडी बड़ी होती है, उसके ऊपर फूल होता है। और जो मादा फूल होता है उसमें पहले आपको लगेगा कि थोड़ा सा फल बना हुआ है, उसके बाद उसमें फूल खिला है। तो आप नर फूल को तोड़िए और उसका जो बीच में जो पराग होता है उसको आप उंगली में लगाएंगे तो आपको लगेगा पाउडर जैसा चिपक रहा है। उस पराग को आप मादा फूल का जो सेंटर का पोर्शन होता है उसमें अगर आप खुद से अगर लगा देंगे, जिसको हम परागन कहते हैं, तो ये समस्या जो किचन गार्डन के जो भी किसान भाई हैं उनको ये समस्या नहीं आएगी। जी सोनाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं देवव्रत चौधरी जी का। इन्होंने सवाल भेजा है बिहार से और वो जानना चाहते हैं कि कपास का पौधा कितनी दूरी पर लगाएं। जी डॉक्टर देवाराम जी। देखिए देवव्रत जी, जो कपास की फसल है, अगर आप अलग अलग किस्मों के हिसाब से इसमें जैसे देसी है, अमेरिकन है और संकर किस्में हैं, तो इनकी दूरी अलग अलग होती है। जो देसी और अमेरिकन किस्में हैं उसको 60 से 70 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 20 से 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, और जो संकर किस्में हैं उनके अंदर आप 1 मीटर पौधे से पौधे और 1 ही मीटर आप लाइन से लाइन रख सकते हैं। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। सवाल भेजा है प्रकाश शर्मा जी ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। इन्होंने अपनी समस्या का जिक्र किया है कि लौकी के फूल जल रहे हैं। जी, तो डॉक्टर हर्षवर्धन क्या ये ऐसा हो सकता है, कई बार क्या होता है किसान भाई बहुत गर्मी में भी लौकी लगा देते हैं, उनको ये लगता है कि हम फायदा ले सकते हैं। तो कई बार क्या होता है किसान भाई अप्रैल मई में भी लगा देते हैं, तो उसमें जो फूल आने का समय होता है वो बिल्कुल जून के लास्ट में होता है या जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है, जहाँ बारिश नहीं तब तक आती है। तो उस समय में ये समस्या आती है कि उसमें सिर्फ फूल भी आते रहता है, उसमें फलन बिल्कुल नहीं हो पाता है, और कई बार जैसे इन्होंने बताया कि फूल उसमें झरने भी लगते हैं। आप 2 ही 3 चीज़ आप कर सकते हैं। एक तो नमी ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखें, जिससे कि कम से कम जो माइक्रो क्लाइमेट होगा उसमें थोड़ा सा अगर तापमान कम होगा तो उसमें ये समस्या नहीं होगी, और उसमें अगर बारिश हो जाएगी तो उसके बाद उसमें फलन हो सकती है। जी जी, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। बेल वाली सब्जियों से जुड़ा एक और सवाल भेजा है व्हाट्सएप के जरिए विजय कुमार वर्मा जी ने कोटा राजस्थान से। उनका सवाल है कि बेलदार सब्जियों में जैविक तौर पर कैसे प्रबंधन किया जा सकता है, साथ ही कीटनाशक और खाद का इस्तेमाल कैसे करें, ये भी जानना चाहते हैं। और ये भी सवाल है कि इन सब्जियों में 3G कटिंग कैसे की जाती है। जी, जैसा हमने जैविक की चर्चा हमने पहले भी की, जो जैविक में हमको 2 चीज़ देखना है। एक तो जो हम पोषक प्रबंधन हम किस प्रकार से करते हैं, तो जैसा मैं पहले ही बताया था, बायो फर्टिलाइजर जो है, जो ऑटोबैक्टर है, इनका उपयोग कर सकते हैं। जो हमारी हरी खाद है इनका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप उसमें वर्मी कंपोस्ट और जो हमारा फार्म यार्ड मैन्योर है,
इसके अलावा जो पोल्ट्री मैन्योर है, इन सब का आप मिश्रित रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं, इसके तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है उसमें जब हम कहते हैं कि जो हम फसल सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो फसल सुरक्षा में एक तो आप जैसे नीम का तेल का यूज कर सकते हैं, जो हम शुरुआत में लगाते हैं तो उसमें हम ट्राइकोडर्मा से हम बीज को भी उपचार कर सकते हैं, या अगर जहां हम लगा रहे हैं मेरों पे तो वहां पे जहां हम थाला बनाते हैं वहां अगर आप ट्राइकोडर्मा को जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसमें मिला के अगर हर थाले में अगर आप डाल देंगे तो जो जड़ वाली बीमारी है जैसे विल्ट है, इस प्रकार की बीमारियां नहीं आएंगी। जी। इसके अलावा जैसे आप जो कीटों का प्रबंधन है, ट्रैप क्रॉप आप चारों तरफ बॉर्डर पे मक्का लगा दीजिए, जो हमने ये येलो स्टिकी ट्रैप कहा था वो लगा दीजिए। जैसे जब फल मक्खी आती है तो उसके लिए फेरोमोन ट्रैप आता है, जो मिथाइलयूजिनॉल वाला, खास करके अगर हम कद्दू वर्गीय तो मिथाइलयूजिनॉल का फेरोमोन ट्रैप आप जगह जगह लगा दीजिए। आप अगर फसल पे छिड़काव नहीं करना चाहते हैं फिर भी अगर फल मक्खी है तो आप आजकल जैसे बोरा या चट्टी ले लीजिए और उसमें गुड़ का एक घोल बना के और जगह जगह पे आप रख दीजिए, और उसमें कोई भी जो रसायन है उसका आप जैसे इमिडाक्लोप्रिड डाल सकते हैं, जिससे वो रसायन जो आपके खेतों पे छिड़काव नहीं हो रहा लेकिन फल मक्खी वहां आके गुड़ में चिपक जाएगी और वहां वो मर सकती है। इस प्रकार से आप यानी रसायन मुक्त तरीके से भी आप खेती इसकी कर सकते हैं। जहां तक इन्होंने 3G कटिंग का सवाल किया है, आजकल किसान भाइयों में ये पॉपुलर हो रहा है कि जब हम जो प्राइमरी ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच को हम काट देते हैं, जिसमें ये होता है कि टर्सरी ब्रांच यानी तीसरी ब्रांच निकलेगी, तो उसका मकसद ये होता है कि जो हमारा जो मादा फूल आएगी उसकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन किसान भाइयों आपको ये ध्यान जाना चाहिए, जो भी हम प्रजातियां लेते हैं अगर अच्छी प्रजातियां लेते हैं तो सारे में मादा फूल जो है आमतौर पर जो भी सेकेंडरी ब्रांच होती है टर्सरी उसी पे आती है। और एक बार में ऐसा कभी संभव नहीं है कि एक लौकी या किसी भी खीरे पे एक बार में 7-8 फल अगर लगेंगे, जब 2-3 को आप तोड़ेंगे तभी अगले फल बढ़ेंगे। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी अगर हम सीड क्रॉप के लिए रखते हैं तो 3-4 से ज्यादा में वो नहीं रह सकता है। इसीलिए 3G के पीछे आप बहुत ज्यादा अगर हम पॉली हाउस में अगर हम लगा रहे हैं तब हमको ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो है उसकी ज्यादा आवश्यकता हमें पड़ती है, जिसमें हम प्राइमरी को हटा के, लेकिन कुछ फसलों में खास करके अगर हम कद्दू वर्गीय की बात करें जैसे खरबूजा है, इसमें हमको सेकेंडरी ब्रांच रखना है क्योंकि जो फीमेल आएगी वो हमेशा सेकेंडरी पे ही आएगी। ठीक, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। जी विजय जी, उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और डॉक्टर देवाराम जी, कार्यक्रम में आपने हमें कई सवालों के जवाब दिए कि कपास में किस किस तरह की समस्याएं आ सकती है, फिर भी अगर कुछ रह गया है किसी तरह के रोग व कीट की ऐसी समस्या जो फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकती है और आप किसानों को सचेत करना चाहते हो तो कृपया बताएं। जी देखिए किसान भाइयों, जो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो समस्याएं आ रही है खेतों के अंदर वो ये कि एक बंदर पंजा नाम की एक बीमारी आती है। अच्छा। वो आपके खेतों में, आप खेतों का नियमित तौर पे निरीक्षण जरूर करें। उसमें होता क्या है कि जैसे हाथ की अंगुलियां हैं उसकी तरह पत्ते हो जाते हैं। उसका अहम जो कारण है होने का, वो क्या करते हैं कि जब गेहूं की फसल हमने ली थी पहले और उस टाइम जो कीटनाशक दवा हमने जो खरपतवार नाशी 2,4-D का इस्तेमाल किया, तो जो 2,4-D किसान भाई गलती क्या करते हैं कि गेहूं की फसल कटाई के बाद में और जब वो 2,4-D का छिड़काव किया तो उसका डिब्बा या रेफर है वो खेत में वहीं दबा देते हैं। और जब इस कपास की बिजाई करते हैं और जो टंकी से जिससे भी जो स्प्रेयर है उससे छिड़काव किया था तो उसी टंकी को बिना धोए कई बार साफ सफाई नहीं करते हैं और उस कीटनाशक दवा जब भी हम छिड़काव करते हैं तो उस टंकी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा। तो जब वो गलती से अगर स्प्रे हो जाता है तो पूरे के पूरी फसल उसमें चौपट हो जाती है। तो उसके लिए करना क्या है कि ये ध्यान रखना है, जो स्प्रेयर है उसके ऊपर लेबल लगा कर रखें कि ये खरपतवारनाशी दवाइयाँ इससे यूज करते हैं, कीटनाशक दवाइयों के लिए दोनों अलग अलग होना चाहिए। अगर फिर भी कहीं पे ऐसी समस्या आ जाती है तो आप उसके लिए क्या करना है कि तुरंत आप जो भी ऊपर से कच्चे कच्चे पत्ते हैं जो खराब हो गए हैं उनको तोड़कर मिट्टी में दबा दें और 2.5 किलो यूरिया आपने बताया और आधा किलो जिंक 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव जरूर करें। तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। जी डॉक्टर देवाराम बाजिया और डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी, आप दोनों ने बहुत अहम जानकारियां दी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो विस्तार से जाना आपने कि बेल वाली सब्जियों की खेती के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो कपास की फसल है वो किस तरह से आपको अच्छी मिल सकती है, रोग और कीट से आप किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है कि इन जानकारियों से आपको जरूर लाभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा जिस पर विस्तार से बातचीत होगी वो है अरहर फसल प्रबंधन और इसके साथ ही बात होगी खरीफ प्याज की उन्नत किस्में एवं खेती के बारे में। इन विषयों के बारे में अपने सवाल आप हमें
हमें भेज सकते हैं। ईमेल के माध्यम से आप अपना सवाल भेजना चाहे तो नोट कर लें हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। सवाल भेजने के साथ ही अपना नाम और स्थान भी ज़रूर लिखें। इसके अलावा बता दें कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ज़रिए भी लगातार आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इनसे जुड़कर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। स्वाधीन